कभी कभी कुछ हट कर भी आजमाना चाहिए। अगर भरोसा ना हो तो रास्ता बदल लेना चाहिए। नमस्कार, भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू हो जाते हैं कि एक महीने में नीतीश कुमार जी की सरकार ने क्या कुछ किया और क्या स्थितियां रहीं, क्या कुछ चर्चाएं हैं और आगे क्या नज़र आ रहा है। जो हो गया वो तो सभी जानते हैं, लेकिन उसमें भी कई पेंच और कई कड़ियाँ हैं। आपको पता है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और इन सीटों का मैजिक आंकड़ा 122 है, जिससे सरकार बनती है। और अगर इस आंकड़े में एक भी कमी हो जाए तो सरकार गिर भी जाती है। इसके साथ और भी कई बातें हैं जो सरकार बदलने और गिराने की तरीके को कई बार दिखा चुकी है। अगर मुखिया के मन में किसी तरह का कोई संशय हो या फिर उन्हें इच्छा हो जाए, अंतरात्मा जाग जाए, तो सरकारें गिर भी जाती हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रामाणिक रूप से या फिर मजबूत दावेदारी के साथ किसी ने भी नहीं कहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि विपक्ष में बैठी, मजबूत विपक्ष में बैठी, ये बातें आप कह सकते हैं, मजबूत विपक्ष में बैठी आरजेडी के नेताओं को अभी भी इस बात का हमेशा अंदेशा लगा रहता है कि किसी भी पल जब सुबह आंख खोलेंगे वो, तो सरकार गिर जाएगी और उन्हें मौका मिलेगा एक बार फिर से सत्ता में आने का। इसके पूरे आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों की हकीकत से अलग नीतीश कुमार जी ने और जो कुछ भी इस एक महीने में हुआ, वो बातें, वो तथ्य, वो क्रियाकलाप, इन सब के पीछे के कारण है। सरकार में बैठे लोगों के बीच में जो सामंजस्य का अभाव दिख रहा है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है दोनों ही तरफ से। नीतीश कुमार जी की पार्टी कहीं ना कहीं इस बार बैकफुट पे नजर आ रही है और नीतीश कुमार जी की पार्टी में लोग मुखर होकर के बोलने से परहेज कर रहे हैं। हमने कई बार प्रयास किया कि सरकार और सरकार के काम पर जो वादे किए गए हैं उन पर कोई बोले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। 28 दिन के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होती है और जब बैठक होती है तो 15 एजेंडे उसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें से नीतीश कुमार जी की धमक कम दिखती है, ज़्यादा उसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और धमक दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को लेकर के सामने आती है जिन मुद्दों को उसने चुनाव में लोगों के साथ वादा किया था, घोषणा पत्र में उसने जारी किया था। हालांकि नीतीश कुमार जी के साथ तो ये परंपरा टूट चुकी थी, उन्होंने कई बार अपने घोषणा पत्र तक जारी नहीं किए हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें नीतीश कुमार जी ने अपने घोषणा पत्र जारी नहीं किए थे, जबकि बिहार की जनता उनके इरादों को जानना चाह रही थी कि आखिर 2013 में जो अलग हुए थे तो क्या कुछ बदल गया इन 5-6 सालों में, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी फिर से नरेंद्र मोदी के लिए मंच पे खड़ा होकर के वोट मांग रहे हैं। अब उन्हीं के साथी जब उनकी आलोचना करने लगे तो निश्चित रूप से चिंता तो जरूर बढ़ती है। और इस बात की जब शिकायत और इस बात पर जब उनको उस्काने का काम विपक्ष करे तो निश्चित रूप से ये बातें और गंभीर हो जाती हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अब दूसरे तरीके से घेरने का प्लान बनाया है और घेर भी रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को नहीं घेरा है, वो ये बातें कह करके नीतीश कुमार को घेर रहे हैं कि आपके जब साथी ही आप पर आरोप लगा रहे हैं तो फिर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपको नैतिकता कहाँ है जब आप ही के साथी आपको हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं, तो फिर किस बात का सरकार। और सरकार के इस एक महीने के कार्यकाल की अगर बेहतर समीक्षा की जाए तो आप संजय जायसवाल जो कि बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं उनकी बातें सुन सकते हैं, अपराध से त्रस्त बिहार की जनता की बातें सुन सकते हैं, किसानों के आंदोलन जो दिल्ली में हो रहे हैं उसके धमक बिहार में है उनकी बातें सुन सकते हैं आप, शिक्षा की जो स्थिति है उनकी सुन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही, हालांकि समीक्षाएं कर रहे हैं अपराध को लेकर के, लगातार उनकी बैठकें जारी हैं, इन बैठकों पर तंज भी कसे जा रहे हैं उनके अपने सहयोगियों द्वारा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी इन सब को छोड़ करके, जहां एक तरफ राम भरोसे भाजपा है,
वहीं नीतीश कुमार जी भी अब अपना भरोसा खो चुके हैं। आपने देखा होगा कि लगातार कभी महावीर की जन्मस्थली, तो कभी बुद्ध के ज्ञान स्थली, तो कभी बुद्ध के निर्वाण स्थली, इन्हीं सब का दौरा कर रहे हैं और लगातार ये प्रमाणित करने का, साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आंकड़े हैं उसके गणित को आप समझेंगे और जो बयान आ रहे हैं उसका समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से पंचनामा में डॉक्टर, राजनीति के डॉक्टर, बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से समझने वाले डॉक्टर नमन मिश्रा, जिन्होंने पूरी तरह से बिहार की राजनीति का एक एक पर्चा खोल करके रख दिया, अंग अंग अलग अलग छटका करके, और उन्होंने जोड़ करके बताया कि कैसे ये पूरी सरकार पर जो हमेशा तलवार लटकी हुई है उसके पीछे का कारण क्या है। तो इस आंकड़े को समझाने के लिए गणित आपके पास लेकर के आए हैं आज भोरे भोर में। इस गणित को आप समझिएगा। चाय वगैरह पी करके आप निश्चिंत हो गए होंगे तो अखबार को साइड में कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी तो अखबार आप लोग देखते कहाँ हैं, अब तो फ्री में मिलता है। भारत लाइव सुबह सुबह भोरे भोर शुरू हो जाता है, उससे पहले आपने रातों रात देख लिया होगा। और इन सब बातों को देखने के बाद अब आपको इंतजार होगा कि वो गणित क्या है। तो इस गणित को हम समझाएं। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि 243 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, लेकिन वो 122 वाला मैजिक आंकड़ा था, उस पर गणित फिट बैठता है। अब इस गणित में आप एक भाग को अलग कर दिया, फार्मूला जो सूत्र है उनमें से आप जीतन राम मांझी को उस फार्मूले में फिट बैठाइए। 125 का आंकड़ा भी बहुमत के साथ एनडीए के पास है। अब एनडीए के पास कैसे है तो आपको पता है कि 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की। दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार की जदयू है, जिनके पास 43 सीटें हैं। इस बार लगभग 30 से 32 सीटें उनकी कम आई हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, देखिए ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये आपको समझ में आएगा कि कौन कितना इसमें अपना रस भर रहा है, जिससे कि वो बैलून जो है वो फूटेगा। तो इसमें 74 सीटें, 21 सीटें लगभग ज़्यादा मिली हैं, 53 सीटें थी पहली बार। अब इन सब के साथ दो और साथी दल हैं जो अंतिम समय में साथ में आए थे, लेकिन साथ में अलग अलग तरह से आए थे। ये संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको स्पष्ट करके बताया था कि नीतीश कुमार जी के साथ आस्था थी तब जब चुनाव हो रहे थे जीतन राम मांझी की, वो उनके साथ आए थे। और वीआईपी गुस्सा करके बीच बैठक से, बीच प्रेस वार्ता से उठ करके और पीठ में खंजर भोंकने की बात कह के निकली थी, और निकल करके वो भारतीय जनता पार्टी के गोदी में चली गई थी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी। अब उसने गुहार लगाया था, 11 सीटें मिली थी, 4 सीटें वो भी जीत करके आई है। तो उसकी आस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लेकिन यहाँ आस्था बदलने वाली बात है। हमने जो बैलून की बात कही थी कि अभी तो बैलून भरा हुआ है, अभी तो जहाँ फेंकिएगा वहाँ आपको सरकार ही नजर आएगी। पर इन सब के बीच जो आंकड़े हैं 125 के, उसमें से आप जीतन राम मांझी को थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए। तो 125 के आंकड़े में से जब 4 को साइड कर दीजिएगा तो कितना बचता है? 121। अब 121 पे सरकार तो टिक ही नहीं रह सकती है। ये वो सूत्र है। अगर जीतन राम मांझी जिस तरह से वो अपनी आस्था दिखा रहे हैं, जिस तरह से उन्हें प्यार उमड़ाया है, युवा नेता उनको नजर आने लगे हैं तेजस्वी यादव, अगर ये आस्था उनके तरफ चली गई तब क्या होगा? तो सरकार तो गिर जाएगी, लेकिन सरकार बन नहीं रही है, क्योंकि आंकड़े बड़ा अजीब है। आंकड़े इसलिए अजीब हैं कि आप उठा करके अगर देखते हैं तो सीधी तौर पे अभी महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं, जिसमें से 75 सीटें आपको पता है कि आरजेडी की है, बड़ा भाई है। 19 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 16 सीटें लेफ्ट के हैं। अगर AIMIM को उसमें मिला दिया जाए तो इनकी सीटें हो जाती हैं 15, क्योंकि 5 सीटें हैं AIMIM के पास। अब इन सबको देख करके अगर 110 सीटों में 5 सीटें जोड़ दी जाए तो 115 सीटें होती हैं। अगर जीतन राम मांझी की भी सीटें जोड़ दिया जाए, अगर वो इधर आ जाते हैं, और जैसा कि प्रेम उमड़ रहा है, उनका युवा नेता हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके समझ में आ रही होंगी, ये भी समझ में आ रहा होगा कि उनको कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। एक मंत्रालय तो वहाँ एनडीए में मिला हुआ है, हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का भी पद मिल जाए। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर उनकी सीटें जोड़ ली जाए तो उनकी 4 सीटें जोड़ लेते हैं तो 15 4 19 सीटें हो जाती हैं।
एक सीट अगर जोड़ लेते हैं हम, और किसका, वो सीट है बीएसपी का, अगर वो भी जोड़ लेते हैं तो 120 होता है। लेकिन वह भी वो मैजिक आंकड़ा दूर है। अब यहाँ पर नज़र भिड़ानी पड़ेगी कि ये क्या होगा, और यही वो आंकड़ा है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन स्पष्ट रूप से वो परेशानी में नजर आ रहा है। 122 का मैजिक आंकड़ा अब यहीं पर आकर के टिक जा रहा है। अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, कि आखिर इन सब बातों का लबुल हुआब क्या था जिसको लेकर के हम आपके सामने बैठे थे कि नीतीश कुमार के 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो रिपोर्ट कार्ड सीधी तौर पे यही है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस 1 महीने के कार्यकाल में पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे कारण सबसे बड़ा यह है कि नीतीश कुमार संख्या बल में कम है और वो उतने मुखर नहीं हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार इस संशय और मुसीबत में भी नजर आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा भी हाथ खींच लिया तो सरकार उनकी चली जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, कल भी आपको हमने बताया था और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दूसरी तरफ अभी तक हाथ मिलाने के लिए जो हाथ खुले होने चाहिए वो नहीं है। किनके तरफ से? तो आरजेडी के तरफ से। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने अभी भी 2017 नहीं भुलाया है। 2017 में जिस तरह से नीतीश कुमार उनका हाथ छोड़ करके निकल गए थे, उस समय मुट्ठी जो बंद करने की बात थी वो नीतीश कुमार ने कर लिया था, और बंद मुट्ठी कभी भी हाथ मिलाने के काबिल नहीं होती है। न आप मिला सकते हैं, दोनों को अपने हाथ खोलने होंगे और दिल भी खोलने होंगे। अब ये दिल खोलने का रास्ता क्या इस खरमास में पूरा होगा? हालांकि नीतीश कुमार के 1 महीने के कार्यकाल में कई बातें हुई है कि जो पहली बैठक हुई, जो विधिवत बैठक जिसको कहा जाए मंत्रिमंडल की, उसमें 15 एजेंडे में नौकरी देने की बात हुई है। लेकिन इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है जिन्हें समझने में वक्त लगेगा, और निश्चित रूप से ये वक्त कठिन गुजर रहा है सरकार के लिए। ऐसी स्थिति में जो संभावनाएं हैं वो खुलनी शुरू हो चुकी हैं, और इस खरमास के महीने में जब दही चूड़ा का भोज आयोजित की जाएगा तो उसमें बहुत कुछ बदला हुआ आपको नज़र आ सकता है। भोरे भोर के इस एपिसोड में आज हम यहीं विराम देते हैं। हम विस्तार से आपसे और चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के पीछे इन सब के कारणों का क्या क्या मतलब है, और जैसे ही हमारे पास पूरी जानकारी होती है हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।